नित्याय नाथाय निरंजनाय निवात निष्कंप शिखोपमाय ज्योति स्वरूपाय नभो निभाय गोरक्षनाथाय नमः शिवाय गोरक्षनाथाय नमः शिवाय। शहीद बंधु सिंह महाविद्यालय करमहा नगर की ओर से आज के इस वैश्विक महामारी में भी एक बहुत ही सामयिक सुखद संवाद का जो आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को बधाइयां देता हूं। विशेष रूप से जिनके संरक्षण में ये सारा उपक्रम शुरू हुआ है, महाविद्यालय प्रबंधन समिति की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी शाही जी और हमारे प्रबंधक अजय कुमार सिंह जी, टप्पू भैया और हम सबके आत्मीय और बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहे प्राचार्य डॉक्टर गुरशरण प्रताप सिंह जी का। मुझे मालूम है कि उनकी पूरी टीम इस पूरे कार्यक्रम के सब संयोजन में लगी हुई है और मैं ये भी देख रहा था कि 2 दिन के इस बड़े फलक को बहुत विस्तार दिया है आपने, जिनके साथ बैठ करके हम सबने भूगोल का अध्ययन किया, इतिहास का अध्ययन किया। ऐसे तमाम सारे अपने गुरुजनों को, श्रद्धास्पद आचार्यों को 2 दिन के इस वेबिनार में आप जोड़े हुए हैं। परम श्रद्धेय प्रोफेसर जगदीश सिंह जी, प्रोफेसर राणा पीबी सिंह जी, प्रोफेसर पृथ्वीश नाग जी, ये उस चोटी के लोग हैं जिन्होंने न केवल पर्यटन को बल्कि भूगोल को भी एक दिशा दी है, नई नई विधाएं सृजित किया है। और दूसरी जो पीढ़ी से साथ जुड़ी हुई है, प्रोफेसर नूतन त्यागी जी की, हमारे मित्र प्रोफेसर विजयपाल शर्मा जी की, प्रोफेसर शिवाकांत सिंह जी की और हमारे इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी को आपने जोड़ा है। और नई पीढ़ी में डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं और भी तमाम सारे जो मित्र जुड़े हुए हैं इस पूरी विधा के साथ। निश्चित रूप से इस नए फलक से उनको आगे के समय में काम करने की एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी, नए सूत्र प्राप्त होंगे। जैसा अभी आपने देखा कि हमारे मित्र डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा जी ने जो वन्य जीव पर्यटन के ऊपर जो इतना बढ़िया सारगर्भित जो अपना उद्बोधन दिया है, शोधात्मक है और एक नई विधा देने वाला है और उस बड़ी अवधारणा को लेने वाला है जिसके लिए हमारी भारतीय मनीषा जानी जाती है। हमने जीवों की चिंता की है, हमने जीवों पर दया करने की बात की है, क्योंकि हम पूरे प्राणी जगत को लेकर चलने वाले लोग हैं। पूरी जागतिक सत्ता को हमने इकाई माना है, इसलिए इस बड़े फलक पर ऐसी बातों का होना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक पाथे का काम करता है। मैं बधाइयां देता हूं आचार्य विश्वनाथ शर्मा जी को, जिन्होंने इस नए फलक पर अपना अच्छा सारगर्भित विचार दिया और कई ऐसे तथ्यों को भी उद्घाटित किया जो नई पीढ़ी के लिए, हम सबके लिए बड़े उपयोगी हैं। मैं ये भी देख रहा था कि 2 दिन के इस पूरे आयोजन में भूगोल का पक्ष बड़ा भारी है और देश भर के जाने माने भूगोलवेत्ता जुड़े हुए हैं। मैं तो सुनने की इच्छुक था, क्योंकि मेरा भी भूगोल एक विषय रहा है स्नातकीय अध्ययन में। बाद में इतिहास का पूरा विषय आगे बढ़ा। मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा हिस्ट्री ऑफ बनारस के लेखक श्रद्धेय अनंत सदाशिव अल्तेकर साहब को। अल्तेकर साहब ने अपनी पुस्तक के प्रीफेस में ही ये बात लिखी है कि देयर आर 2 आइज ऑफ हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इतिहास की 2 आंखें हैं, तिथिक्रम और भूगोल। इसी को आज की भाषा में हम स्पेस एंड टाइम कहते हैं, टाइम एंड स्पेस कहते हैं, देश काल कहते हैं। तो इतना
अभिन्न संबंध है दोनों का, इतना संपृक्त भाव है दोनों का, इतिहास और भूगोल का। वास्तव में जो पर्यटकीय अध्ययन है वह इन्हीं दोनों विधाओं की देन है, और इन दोनों विधाओं ने मिलकर के, दोनों विषयों ने मिलकर के, भूगोल इतिहास ने मिलकर के पूरे एक नए अध्ययन प्रणाली को जन्म दिया है। संभवतः इसीलिए डॉक्टर गुरशेंद्र प्रताप सिंह जी के भी मन में यह विचार आया है कि तमाम सारे विषयों की चर्चा करने के साथ साथ क्यों न हम गोरखपुर परिक्षेत्र के पर्यटकीय विकास की संभावनाओं पर अपनी बात करें, जो न केवल अध्येताओं के लिए, आचार्यों के लिए, बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले उन सभी निकायों के लिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जनपदीय व्यवस्था हो, चाहे वो विभिन्न योजनाएं हो, उन सब के लिए भी इसमें सूत्र प्राप्त होंगे। इसलिए भी यह आज का यह विषय जो है बहुत ही हम सबके लिए उपयोगी है। यहाँ निश्चित रूप से जो अपेक्षा हमसे है, अपेक्षा यही है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो हिस्टोरिकल टूरिज्म है, जो कल्चरल टूरिज्म है, जो रिलीजियस टूरिज्म है, ऐतिहासिक जो पर्यटन है, सांस्कृतिक पर्यटन है, साहित्यिक पर्यटन है, ये जो बड़ा फलक है धार्मिक पर्यटन का, इसका संबंध इतिहास से है। और इसलिए इतिहास इस बड़े पृष्ठभूमि को लेकर के थोड़ी सी चिंता हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत ही पुरीत क्षेत्र है और जिस बड़े भूभाग का हिस्सा है गोरखपुर परिक्षेत्र, जो सरयू पार का क्षेत्र है, जिसको हम लोग बड़े भाव से पूर्वांचला कहते हैं, वास्तव में यह पूरा भूभाग अत्यंत प्राचीन है। इसकी प्राचीनता को लेकर के कहीं कोई संदेह नहीं रहा है। इसलिए जो क्षेत्र प्राचीनतम होते हैं, निश्चित रूप से वहां की सारी परंपराएं, वहां का इतिवृत्त, वहां का इतिहास, वहां के महापुरुष, वहां की मनीषा, वहां की जो धार्मिक जीवन को लेकर चलने वाले तमाम सारे ऐसे समाज सुधारक हैं, उन सबके जीवन को लेकर के संपूर्ण समाज में जो एक आस्था का भाव रहता है, हम उस भाव के साथ जुड़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। मैं अभी देख रहा था, हम सब जितने लोग हैं जुड़े हुए हैं इस पूरे फलक से, वो चाहे महाविद्यालय परिवार ही क्यों न हो, हम सब उसी मिट्टी के हैं। हमारे आदरणीय विश्वनाथ शर्मा जी और हम दोनों का गांव आसपास में है। हम दोनों की एक ही माटी है, एक ही पृष्ठभूमि है। तो ऐसे क्षेत्र में अपने क्षेत्र की बात करना, अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सोचना, यह भी बहुत सुखद होता है। तमाम सारे विषयों की बात तो हम करते ही हैं, उसमें कई बार हमारा अपना क्षेत्र भी हमसे छूट जाता है। इसलिए आज आपने अपने लोगों को ही अवसर दिया है कि अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी भूमि के बारे में, भू संस्कृति के बारे में, अपने भूगोल के बारे में, अपने जो जनजीवन है उसके बारे में विचार करते करते हम उसकी पर्यटकीय संभावनाओं को भी महत्वांकित करें, रेखांकित करें, चिन्हित करें। इस दृष्टि से जो हमारा गोरखपुर परिक्षेत्र है, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। आप सब ये भी जानते हैं कि जो सागर विश्वविद्यालय के हमारे प्रोफेसर एस एम अली थे, उन्होंने बड़ा काम किया। जोग्राफी ऑफ द अर्ली पुराणाज पर जो कार्य किया था, वह पुराणों के भूगोल को प्रमाणीकरण की दिशा में सबसे बड़ा काम था। और पुराणों में जो देश भाग होता है, भुवन कोश होता है, वह अनिवार्य अंग होता है। सारे भुवन कोशों का यही सार है कि संपूर्ण भूमंडल पर अगर कोई क्षेत्र है, अद्भुत है, विलक्षण है, पुनीत है, तो भरतखंड है। ये भारतवर्ष का क्षेत्र है, क्योंकि वो कहते हैं कि संपूर्ण मानव की सिद्धियां इस क्षेत्र में प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए देवताओं को भी वचन देना पड़ता है
कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसा वो क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बारे में इसकी एक विशेषता है। विष्णु पुराण में एक संदर्भ आता है दो ऋषियों का, जहां भारत संकीर्तन हो रहा है, देश के बारे में चर्चा हो रही है। महर्षि वेदव्यास के जो भारत संकीर्तन को लेकर के चिंतन हो रहा है, तो ऋषि पूछते हैं कि आप इस भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है? तो कहते हैं कि अद्यापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुनि। हे महामुनि, हे ऋषिवर, आज भी भारतवर्ष ही श्रेष्ठ है जम्बू द्वीप में। तो कहते हैं ऐसी कौन सी बात है? तो उत्तर देते हैं वो कि यतो ही कर्म भूमि रियम अन्यो ही भोग भूमि है। तो पूरे भूमंडल पर अगर कोई कर्मभूमि का क्षेत्र है तो भारतवर्ष का ही क्षेत्र है, अन्य सारी भोग भूमियां हैं। आज संपूर्ण विश्व इस बात का अनुभव भी करता है कि भारतवर्ष का जो क्षेत्र है वो सबसे पुनीत है, प्रज्ञा का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, मानवता का क्षेत्र है। यहाँ का इतिहास ही मानवता का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में जो एक परिक्षेत्र बन जाता है, उसका उपक्षेत्र बन जाता है। आपने जो सरयू पार का क्षेत्र लिया है, गोरखपुर को केंद्र बना करके जो सारा क्षेत्र बनता है, जो संभाग का क्षेत्र बनता है, उसके पर्यटकीय महत्व की हम बात करेंगे तो भारतीय मनीषा हमारे सामने खड़ी रहती है, क्योंकि वो क्षेत्र है जहां हमको प्राचीनतम हमको मानव के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अनुसंधान चल रहे हैं। अभी जहां बात चली सदानीरा की, गंडकी की, उसकी पूरी तलहटी में आप देखेंगे, आप ऐसे शालिग्राम के पत्थर मिलते हैं जो कितने घिसे हुए हैं। बड़ी श्रद्धा से हमारे समाज के लोग उसको भगवान शिव के रूप में उसकी पूजा करते हैं। यह इतिहास और भूगोल दोनों का अद्भुत समन्वय देता है। भौगोलिक कारणों से चट्टानों ने लुढ़क करके नदी का भार में आया कि पूजा के योग्य हो गया, ऋषियों के आश्रम वहां बन गए, तमाम सारी बातें हैं। वाल्मीकि आश्रम सारा क्षेत्र उसी का बनता है। तो यात्रा का क्षेत्र है, यात्रा का क्षेत्र है। हमने पैटर्न नाम दिया है, ये हमने शब्दों के अनुवाद किए हैं, लेकिन जो मूल भारतीय शब्दावली उसके लिए है वो तीर्थ की है, तीर्थ यात्रा की है। और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था में केवल 2 ही आश्रम हमारे ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ के जो गृह पर हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य में भी बालक को बाहर ही रहना पड़ता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। गृहस्थ का ही जीवन केवल ऐसा है जहां वह उसको घर में रहना होता है, तमाम दायित्वों की पूर्ति करनी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद का सारा जीवन वानप्रस्थ संन्यास का तो बाहर ही बीतना है। इसलिए हमारे भारतीय मनीषियों ने इसको तीर्थयात्रा का रूप दिया और सबके लिए विहित हो गया, सबके लिए अनिवार्य हो गया कि वह 25 वर्ष गृहस्थ जीवन जीने के बाद, यानी 50वें वर्ष के बाद में अनिवार्य रूप से वह पर्यटन करेगा, तो यात्रा पर निकलेगा। यात्रा पर कहाँ जाएगा? अपने देश को देखेगा, देश के भूगोल को देखेगा, ऋषियों के आश्रम देखेगा, भारतीय मनीषा के चरणों में बैठ करके जीवन के सारे सोपानों को समझेगा। ये सारा विषय इसमें शामिल है। इसलिए जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उठाते हैं तब यह पर्यटन न रह करके तब यह तीर्थयात्रा हो जाता है, परिभ्रमण हो जाता है, देशाटन हो जाता है और एक बड़े फलक को हमारे सामने उभार कर रख देता है। वास्तव में हमने अपनी शब्दावली में जो विदेशी भारत में आए, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वेनसांग हो,
चाहे वो सिंह हो, चाहे सुंगयून हो, चाहे बाद के जो तमाम सारे हमारे यात्री आए, अलबरूनी हो, उसके बाद के लोग हों, इब्न बतूता है, सुलेमान है, हम तमाम सारे लोगों को हम देखते हैं। इनको देख करके हमने इनके अनुवादकों ने इनको लिखा ट्रेवल्स ऑफ आहियान, ट्रेवल्स ऑफ वांचवांग, ट्रेवल्स ऑफ सिंह आदि आदि नाम दिया। तो इस भाव के साथ अगर हम जब देखेंगे पूर्वांचल के क्षेत्र को, गोरखपुर परिक्षेत्र को, तो एक बड़ा सांस्कृतिक इकाई हमको समेटनी पड़ती है। हम जिले की भौगोलिक सीमाओं से बाहर हमको जाना पड़ता है, क्योंकि जो ये सारी अवधारणा यदि चलता देशाटन, वह भौगोलिक सीमाओं को तोड़ता है। नदियों को लांघना पड़ता है, पहाड़ियों को लांघना पड़ता है, और इस तरह से वह वहां जाता है जहां उसको सब कुछ प्राप्त होता है, सदगति प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि हमारी जो मनीषा है, हमारा जो आर्ष परंपरा है, वह गति, श्रुति, ज्ञान और तपस की चर्या करती है, सत्य का अनुसंधान करती है। तो वे सारे क्षेत्र, वे सारे स्थल, जहां जहां भी ऋषियों के, मुनियों के, संतों के, भिक्षुओं के जहां जहां भी चरण पड़े हैं, वे सभी तीर्थ के क्षेत्र हैं। हमारा ज्ञान सीमित हो सकता है, उनके उल्लेख शायद न मिले हमको, लेकिन लोक परंपरा में हमारे यहाँ वो सारी बातें हैं, उनको अनावृत करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस गोरखपुर अंचल में कैसे इसके इतिहास के साथ इसका जो पर्यटकीय महत्व है, जो तीर्थ यात्रा का प्रसंग है, कितना महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसा न होता तो आप स्वयं देख रहे हैं कहाँ गुरु गोरखनाथ और कहाँ उनकी सारी धुनी, कहाँ गोरखपुर और कहाँ गीता वाटिका का वह क्षेत्र, और कहाँ भाई जी पोदार आकर के यहाँ पर बैठ करके उन्होंने सारा जीवन अपना समर्पित कर दिया। और आज पूरी दुनिया के लिए गोरखपुर का पूरा परिक्षेत्र संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाला ऐसा क्षेत्र बन गया है कि लोग देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। आप इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे वैदिक ऋषियों ने इस पूरे क्षेत्र की चारिका की है। गौतम राहुगण का सारा दृष्टांत मिलता है, जिनकी सारी ऋग्वेद की ऋचाएं हैं। अपने सारे शिष्यों के साथ वो गोरखपुर क्षेत्र से होते हुए वो आगे बिहार क्षेत्र में जाते हैं। तो ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में तमाम ऋषियों के आश्रम थे, जो हमारे जंगल के क्षेत्र हैं, अरण्य के क्षेत्र हैं, आज भी हैं। आज भी प्रत्येक वनों में आप देखेंगे कोई न कोई स्थान, कोई न कोई देवी का स्थान, कोई न कोई ब्रह्म का स्थान, किसी न किसी तपस्वी का आश्रम आपको देखने को मिल जाएगा। उन सबकी पृष्ठभूमि में हमको ऋषि गौतम राहुगण की सारी परंपरा को हमको देखना चाहिए, और उसके बारे में बहुत सारा लेखन हो रहा है, लेखन हुआ भी है। उसको सामने रखेंगे तो ध्यान में आएगा कि यह गोरखपुर परिक्षेत्र, पूरा अंचल, वह वैदिक ऋषि की प्रज्ञा भूमि रही है। ऐसा न होता तो इन क्षेत्रों में आगे चल करके विश्व की सबसे बड़ी मनीषा न पैदा हो। आज संपूर्ण दुनिया के लिए वह दर्शन का क्षेत्र बना हुआ है, और इस पूरे वैदिक कालखंड को आप उठाएंगे तो सारे उपनिषदों का सारा क्षेत्र, ब्राह्मणों का क्षेत्र, आर्डक कहते ही हैं। जंगल क्षेत्र भी हमारे विशंबरा शर्मा जी बात कर रहे थे, वन्य जीवों की। ये सारे जो अभ्यारण्य है, ये जो अरण्य क्षेत्र है, ये सारे ऋषियों की चारिका भूमि रही। चंपारण्य से जिसको हम चंपारण कहते हैं, वहां से लेकर सारा क्षेत्र जो है गोरखपुर क्षेत्र का, सारा जंगली क्षेत्र जो है, वह कहीं न कहीं हमको पैटर्न की संभावनाओं को प्रदान करता है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमारे सामने अनावृत करता है। एक लंबे कालखंड को हम देखेंगे। आगे चल के आप देखते हैं कि 5 अगस्त 2020 को
भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड में 34 वर्षों के संघर्ष के बाद जो बड़ा काम हुआ, अयोध्या की ऐतिहासिकता प्रमाणित हुई, श्री राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता प्रमाणित हुई, और उस ऐतिहासिक फलक का साक्षी गोरक्षपीठ रहा है। 1949 से लेकर के परम पूज्य महंत दिव्यनाथ जी महाराज से लेकर के, परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज से लेकर के, परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी तक की पूरी परंपरा में आप देखेंगे आप तो राम संस्कृति का पूरा प्रवाह दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे प्रवाह को दुनिया देखना चाहती है। ये हमारा क्षेत्र कौशल का क्षेत्र उसी के अंतर्गत आता है। हमारा गोरखपुर जो प्राचीन कौशल था वह उसी का भाग था। लक्ष्मण के पुत्रों का क्षेत्र था। जो चंद्रकेतुगढ़ है, जो सलेमपुर है, जो देवरिया है, कुशीनगर है, ये सारा लक्ष्मण के पुत्रों का राज्य था, जो अपने आप को मल्ल लिखते थे। आज भी क्षेत्र के सारे मल्ल अपने आप को वहीं उन्हीं के वंशज मान के चलते हैं। जिनको इसका ज्ञान है वो लक्ष्मण को ही अपना पूर्वज मान के चलते हैं। तो इस पूरी परंपरा को हमको पर्यटकीय माध्यम से, हिस्टोरिकल टूरिज्म के माध्यम से हमको अनावृत करना पड़ेगा। उन सारे इतिहास के सारे कथानकों को हमको नए फलक पर उभारना चाहिए। ये सारा जीवन का चित्र बना हुआ है। आप देखेंगे गोरखनाथ मंदिर के उस पूरे परिसर में पूरी कथा है कि भीम यहाँ आए थे। महाभारत युद्ध कहीं और होता है, महाभारत की घटनाएं कहीं और घटती हैं। वो हस्तिनापुर, वो कुरुक्षेत्र का सारा क्षेत्र बनता है। लेकिन जो सारा अज्ञातवास का क्षेत्र है, जो लंबे समय का जो उनका वन जीवन है, इतिहास बताता है कि संपूर्ण ये गोरखपुर क्षेत्र भी कहीं न कहीं सबकी चारिकाओं का क्षेत्र रहा है। और इसीलिए संभवतः आज भी परंपरा जीवित है कि गोरखपुर में कभी न कभी भीम आए थे। और उनकी आज भी समाधि, अब उनकी आज भी मूर्ति वहां लेटी हुई मंदिर के परिसर में लोग जाते हैं, श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। कहते हैं सरोवर भी उनके भार से ही बना था। ये सारी बातें हमारे परंपरा में है। इन सारी परंपराओं को हम नकारते नहीं है, क्योंकि यह जो यूरोपीय मानसिकता से इतिहास को देखने की दृष्टि है वह परंपराओं को हल्का मानती है। लेकिन जो भारतीय इतिहास का फलक है वो यही बताता है कि इतिहास प्रदीपेन मोहावर्णघातिना लोक गर्भगृहम कृतस्नम यथावतम संप्रकाशितम। ये जो लोक में विद्यमान जो सारी परंपराएं हैं, लोक के गर्भ में जो विद्यमान सारी रीति रिवाज है, लोक मान्यताएं हैं, इतिहास है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, जीवन मूल्य है, कथाएं हैं, इन सब के माध्यम से इतिहास का प्रकाशन होता है। और वो जब इतिहास का प्रकाशन हो जाता है तो उसके प्रकाश से मनुष्य के अज्ञान और मोह का नाश होता है। और इस भावधारा के साथ जब हम इतिहास को उठाएंगे तो हमारा पर्यटन भी साकार होगा। नए नए पुरास्थल हमको दिखाई देंगे, नए नए हमको तीर्थ बनेंगे, नए केंद्र हमारे विकसित होंगे। हमारी पीढ़ियां उनको देख करके उनका वंदन करेंगी, नमन करेंगी, प्राप्त करते हुए उस पूरे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अपने आप को जोड़ेगी। इस दृष्टि से गोरखपुर का परिक्षेत्र जो है बहुत ही समृद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत लंबा फलक है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि कपिलवस्तु के शाक्य कुल में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और जो कौशल का क्षेत्र हमारा है इक्ष्वाकु कुल का, इक्ष्वाकु की 100 संतानों में ने पूरे भूमंडल पर राज्य किया है और पूरा इतिहास उसका अनावृत है। और उसी परंपरा आगे चल करके जो सारे गणराज्य आए 600 ईसा पूर्व के आसपास, वो सारे गणराज्य अपने आप को बड़े गर्व से इक्ष्वाकु वंशी कहते हैं। कहा जाता है कि जब तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनारा में, तो सारे गणराज्य के लोगों ने कहा कि भगवा पिखत्यो हूं पिखत्यो। भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। कौन से क्षत्रिय थे? इक्ष्वाकु कुल के क्षत्रिय थे। और बड़े गर्व के साथ जो बौद्ध साहित्य है इस बात चर्चा करता है और सीधे
बुद्ध के लिए कहता है वो इक्ष्वाकुल चंद्रमा कहता है। शुद्धोधन को की तुलना भगीरथ से की जाती है। और तथागत बुद्ध इसीलिए जब भी कोई चर्चा होती थी कौशल की, इक्ष्वाकु वंश की, तो आनंद से कहते हैं, आनंद मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि हमारे पूर्वजों का क्षेत्र है। सर्वाधिक जो वर्षा सर्वाधिक जो वर्षावास किया बुद्ध ने, इसीलिए श्रावस्ती में किया क्योंकि श्रावस्ती नजदीक था कौशल। तो इस तरह से इस पृष्ठभूमि के साथ जब हम उठाएंगे तो आप देखेंगे बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, जो आजकल पूरा जहां सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बन गया है और एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है वो। और आगे चल करके आप देखेंगे जो बौद्ध पर्यटन है, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूरिज्म है, उसको यही क्षेत्र आगे बढ़ाने वाला है। 18 वर्ष 20 वर्ष की उम्र में वेन सांगफाई या नीत सिंह जैसे बालक बुद्ध की भूमि को जानने के लिए कहां ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहां जन्म हुआ था, कहां ज्ञान प्राप्त उपदेश दिया था, उन सबको देखने की चल पड़ते हैं। और पूरे देश की यात्रा करने के बाद पुनः बौद्ध ग्रंथों को लेकर के ही वापस जाते हैं। आज चीन की स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन जो धार्मिक पृष्ठभूमि है चीन की, वह बिना भारत के अधूरी है। संपूर्ण बौद्ध जगत अफगानिस्तान से लेकर के सारा बौद्ध क्षेत्र है, वह भारत का ऋणी है। अगर वो बौद्ध देश है तो इस नाते कि बुद्ध भारत में पैदा हुए थे, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और दुनिया के इतिहास में केवल बुद्ध ही ऐसे हैं जिनको सिद्धार्थ ने कहकर के समाज ने बुद्ध कहा, सम्यक संबुद्ध कहा। तो सम्यक संबुद्ध के पूरे क्षेत्र को देखने के लिए कौन नहीं आना चाहता है। आज जो वहां का गोरखपुर का राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, आज जो कुशीनगर का जो संग्रहालय है, सिद्धार्थनगर का संग्रहालय है, आप देखिए उन संग्रहालयों में ऐसी ऐसी विलक्षण मूर्तियां पड़ी हुई हैं जिसको देख करके सारे विदेशी यात्री चकित हो जाते हैं। आज पुनः उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सारी बातें हमको देने वाली है जो टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में हमारी पूरी कल्पना है। चाहे विदेशी मुद्रा हो, आर्थिक समृद्धि हो, चाहे वैश्विक भाव हो, बंधु भाव हो, हमने उसी बंधु भाव के रूप में इसको लिया है। जो चारिका होती है, सिद्धार्थ ने 46 वर्षों तक की चारिका की है और पूरे संपूर्ण क्षेत्र में घूम घूम करके ज्ञान का उपदेश दिया है। और यहां तक कहा है कि ज्ञान का द्वार खुल गया है, आओ देखो चलो मेरे साथ, किसी ने हमको आंखें दी हैं, तुम्हें भी हम आंखें देते हैं, चलो मेरे साथ, मेरे अनुचर बन करके नहीं, मेरे सहचर बन करके चलो। मेरा गंतव्य तुम्हारा गंतव्य, मेरा मंतव्य तुम्हारा मंतव्य, सब एक ही तो है। तथागत के जीवन को आप झांक के देखेंगे, संपूर्ण दुनिया जिस क्षेत्र को लेकर के देखना चाहती है वह पूर्वांचल का क्षेत्र है, गोरखपुर पर क्षेत्र है। और जब हमें कहते हैं गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, ये सब मिलाकर के पूरे जो मंडल बनता हमारा है, इस सब मंडल को लेकर के है। और इसलिए चाहे बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि हो या जैन धर्म की पृष्ठभूमि, जो देवरिया में खुखुंदू है वो 90 तीर्थंकर पुष्पदंत की जन्मभूमि है। 24 तीर्थंकरों में 14 का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जहां जिन्होंने जन्म लिया है। अयोध्या में 5 तीर्थंकरों का संबंध जन्म से है। तो जैन धर्म के जो पूरे विश्व में जैन समाज फैला पड़ा है, अगर यही क्षेत्र में आ जाए दर्शन करने के लिए, हमारे जैन तीर्थंकर कहाँ रहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जैन मुनियों का दर्शन करने आ जाए, तो बहुत बड़ी संख्या में आपको रेवेन्यू प्राप्त होगी, फॉरेन करेंसी प्राप्त होगी, अपनी मिट्टी को देखने के लोगों को जो लालसा है वो पूरी होगी। एक बार
ब्रिटिश गियाना से एक परिवार आया था गोरखपुर में। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था और उनकी इच्छा हुई कि मैं विद्यार्थियों से मिलूं। मुझे विभागाध्यक्ष ने संदेश भिजवाया कि कोई मिलना चाहता है विद्यार्थियों से। तो वो बहुत, उनके पूर्वज बहुत पहले से यहाँ जा चुके थे। वो सूरीनाम और तमाम सारे देशों में रहते थे और वो कक्षा में आए तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरी अगली पीढ़ी यहाँ आएगी नहीं आएगी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि एक बार अपनी मिट्टी को प्रणाम कराऊं, दिखाऊं। आप कल्पना करिए कि लाखों रुपए खर्च करके जो व्यक्ति अपनी मिट्टी को देखना चाहता है, उस भाव को संवहन करने वाली अगर कोई पृष्ठभूमि है, कोई संस्कृति है, तो पूर्वांचला की है, भारत की है। और हमने उसको सजोया है, हमने सहेजा है उसको। वर्ष भर में पड़ने वाले सारे जो जयंतियां हैं, त्योहार हैं, प्रमाण इस बात के हैं कि जो गोरखपुर मंडल है बड़ा समृद्ध है। अचिरावती ने उसको सजोया है। जिस रोहिन और अचिरावती के झगड़े से, जब पानी के बंटवारे से बुद्ध खिन्न हुआ करते थे, कोलियों के का जो क्षेत्र है रामग्राम का, ये जो मल्लों का क्षेत्र है कुशीनारा पावा का, ये सारा जो बोरियों का क्षेत्र है, ये सारा जो फैला हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसकी बड़ी ऐतिहासिकता है। उस ऐतिहासिकता को उत्तर प्रदेश के प्रत्नतत्व विभाग, भारत सरकार के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और तमाम सारे जगहों से जो पुष्टि मिल रही है, उसे देखने की आवश्यकता है। एक नया फलक और उभरा है। आप सब जानते हैं कि बस्ती जिले का जो लहुरा देव स्थान है, जिसका उत्खनन हुआ है, प्राचीनतम धान्य क्षेत्र है। वो सिद्ध करता है कि पूरे विश्व में 10,000 ईसा पूर्व के आसपास क्षेत्र में कृषि करने वाला हमारे पूर्वज थे। ये सारी चीजें आगे चल करके एक पैटर्न का रूप लेने वाली हैं। उन सारे स्थानों को देखने के लिए, उसको नमन करने के लिए तमाम क्षेत्रों से लोग आने वाले हैं। ये हमको देखना होगा कि हमने अपनी संभावनाओं को कितना समझा है, कितना उसको विकसित करने की सामर्थ्य हम रखते हैं, कितना अपने नई पीढ़ी को, विद्यार्थियों, छात्राओं को अपने क्षेत्र के भूगोल और इतिहास से कितना हम जोड़ पाते हैं, उसकी पूरी परंपरा से, उसकी पूरी थाती से, उसकी मिट्टी की गंध है वो लेकर के हमारी पीढ़ी आगे बढ़े। इस पूरे भाव को हम कितना दे पाते हैं। निश्चित रूप से ये हमारा महाविद्यालय, यह जो हमारा विश्वविद्यालय है, जो तमाम सारे ऐसे शहीदों के, मनीषियों के पृष्ठभूमि लेके बना है, मुझे विश्वास है कि आप सब इस पूरी पृष्ठभूमि को सार्थक सिद्ध करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से जो प्राचीन भारतीय जो मनीषा का क्षेत्र है, उसके पृष्ठभूमि में हम पर्यटन का विकास बहुत कर सकते हैं। बौद्धों का क्षेत्र, जैनियों का क्षेत्र तो है ही है। आगे आप देखेंगे तो किस तरह से जो नया जो एक सम्मेलन हुआ भारतीय संस्कृति के साथ, जो उदारवादी दृष्टिकोण आया, उसने भी बहुत सारे क्षेत्रों को पल्लवित किया है। बहुत सारे हमारे फकीरों के मजार, उनकी तमाम सारी उनकी जीवन स्थलियां आज भी लोगों के लिए सभी धर्मों की श्रद्धा केंद्र बनी हुई। तमाम देवी देवता इस क्षेत्र में आकर के निवास कर रहे हैं। हमें जानना होगा, हमें अपने अंतर मन को टटोलना होगा, हमें अपनी भावधारा को देखना होगा, हमें अपनी अंतर्दृष्टि से देखना होगा वो देवता कहाँ निवास कर रहे हैं, किस रूप में निवास कर रहे हैं। राधा बाबा हैं कि कोई और है, कहाँ कौन रह रहा है। शायद ही कोई ऐसा गांव हो पूर्वांचल का, गोरखपुर क्षेत्र का, जहां कोई साधु, कोई संत न रहता हो, इस सन्यासी कुटी न हो। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आने वाले समय में हम सबके लिए संभावनाओं का द्वार खोलती है। मुगल काल में आप देख रहे हैं, ये सारा क्षेत्र जो है उस सत्ता का केंद्र रहा है।
लेकिन भारतीय संस्कृति उसमें पल्लवित रही। आप संत कबीर को देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास को देख रहे हैं, संत रविदास को देख रहे हैं। इन लोगों ने अपनी कर्मशीलता को आधार बना करके समाज को जोड़ा, सत्य की स्थापना किया। वो सारे क्षेत्र आज तीर्थ बन गए हैं, वो चाहे मगहर हो, वो चाहे काशी हो, जितने भी सारे मठ हैं, जितने सारे हमारे मंदिर हैं, इससे सारे हमारे तीर्थ स्थल हैं। सरदार नगर का सारा क्षेत्र स्वाधीनता आंदोलन का क्षेत्र रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं, चाहे चौरी चौरा का आंदोलन हो, चाहे महात्मा गांधी का क्षेत्र में आना हो, और चाहे 1922 के बाद से लगातार जो लंबे आंदोलनों का क्रम चला इस देश में, ये शहीदों का क्षेत्र रहा है। शहीदों को प्रतिवर्ष हर अवसर पर हमको नमन करना हमारी अस्मिता के लिए आवश्यक है, और वो निश्चित रूप से हमारे लिए आगे चल करके आज जो हमारी स्मृति में है, आज जो हमारी परंपरा में है, कल वो किसी न किसी स्थान का की पहचान प्राप्त करता है। अगले चरण में आकर के वहां कुछ कुछ मूर्ति बनती है, मंदिर बनता है, स्थान बनता है, उसकी महत्ता बढ़ती है, आयोजन होते हैं, मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं, और सब करते करते जो कल्चरल टूरिज्म है उसका विकास होता है। तो सांस्कृतिक जो पर्यटन है भारत का, वो दुनिया के पास नहीं है। अगर विदेशी भारत में आए तो इसी रूप में भारत में आए, तो भारत का दर्शन करने आए थे, भारत को देखने आए थे कि यहाँ की भूमि जो है ज्ञान की भूमि है, प्रज्ञा की भूमि है, ज्ञान देने वाली है, चाहे वो वेद सांग हो, फाइयान हो, या परवर्ती सारी परंपराएं क्यों, तमाम सारे ऐसे ऋषि मुनि आए, विदेशी आए, जो यहाँ की मिट्टी में रच बस गए, वापस नहीं गए। उनकी सारी जो समाधियां हैं, निर्वाण भूमियां हैं, आज वो सारी प्रतीक्षा कर रही हैं आने वाली पीढ़ी की, हमारी आपकी, कि थोड़ा सा भी अगर सामर्थ्य हमारे पास है, विवेक है, बल है, प्रज्ञा है, आओ चलो मेरे साथ उन पुरास्थलों पर चलो, उसका संवर्धन करो, उनका विकास करो, उनके पर्यटकीय महत्व को स्थापित करो, क्योंकि वो तीर्थ है, तारने वाले हैं, जीवन का उद्धार करने वाले हैं। चाहे वो बूढ़ी माई हो, वो चाहे काली माई हो, चाहे ब्रह्म बाबा हो, चाहे दरहा बाबा की समाधि क्यों न हो, ये सारे क्षेत्र हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। वहां का कण कण हमारे लिए पुनीत रहा है, संपूर्ण देश का कण कण पुनीत है, लेकिन जो पूर्वांचला की भूमि है वो बड़ी दिव्य भूमि है। आज भी वहां पर जो तपस्वियों की ध्वनियां है, तपस्वियों की शंख ध्वनि है, तपस्वियों की वो जो ताप की जो का प्रताप है, आज भी हमारे नाम के साथ संभित होता है। बड़े गर्व से हमारे मित्रगण अपने नाम के साथ लिखते हैं, उग्रसेन प्रताप सिंह लिखते हैं। ये जो प्रताप है वास्तव में वही प्रताप है, वो चाहे मेवाड़ के राणा का प्रताप हो, चाहे ऋषियों की तप का प्रताप हो, कहीं न कहीं हमको भाता है, कहीं न कहीं हमको अच्छा लगता है, कहीं न कहीं हम उसको धारण करके जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, जीवन को तपस्विल चाहते हैं बनाना, जिससे कि वो सारी चीजें निकल जाए हमारे भीतर से, हमारा तमस दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, प्रज्ञा का आलोक हमारे भीतर आ जाए, और इस मार्ग पर चल करके बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। ये बड़ा भाव मित्रों सब चीजें रहा है। इसलिए इस पूरे पृष्ठभूमि को लेकर के देखने की आवश्यकता है। आप सबको मालूम है कि कौड़ी राम के पास में जो सगौरा का पूरा स्थल है, एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है इस भारत के इतिहास में। ऐसे कुछ और भी दृष्टांत हमारे पास आए हैं नए नए। 5000 वर्षों से वह गांव आबादित है। आपातकाल में जहां भयंकर बाढ़ का, तूफान का समय होता था, कोष्ठागार रखने की व्यवस्था वहां पर, उस सबको विकसित करने की आवश्यकता है। दुनिया के इतिहास के लिए मॉडल है, वो प्रतिमान है। वो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने उसका उत्खनन कराया था। उस पूरे स्थान की पूरी परंपरा है, लोग छोड़ के नहीं जाते हैं उस स्थान को। बाढ़ आती है, चली जाती है, फिर चले आते हैं।
तो जिस ऋषियों की पुण्यभूमि से, जिनके तप ताप से, श्री गोरक्षनाथ के उस प्रताप की आभा से आज भी जहां धुनी जल रही है, प्रज्ञा आलोकित हो रही है, एक सफल नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण जीवन समर्पित है प्रजा हित में, लोक हित में, समाज हित में, देश हित में, जहां ऐसा संदेश जा रहा हो समाज जीवन में, जिसका इतिहास इतना सुंदर हो, इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र को नमन करना है, उसकी माटी को प्रणाम करना है, उसकी मिट्टी के गंध को का अनुभव करना है, और इसी गंध के आधार पर हम जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, पर्यटकीय हो, उन सभी क्षेत्रों में संभावनाओं को हम देख सकते हैं, उनका बेहतर अनुप्रयोग कर सकते हैं। और इस बड़े अनुप्रयोग के साथ आप पाएंगे कि आपने एक नया द्वार खोला है, एक नई संभावनाएं देखी हैं आपने। हम गन्ना के क्षेत्र का उत्पादक रहे हैं, दुनिया को मिठास देने वाले हम रहे हैं। उस मिठास के साथ, उस इच्छुक के साथ हमारी जो तमाम सारी चीनी की मिलें हैं, आज भी उनकी सुगंध सबके मुख को मिठास दे रही है। उस मिठास वाली संस्कृति के हम उत्तराधिकारी हैं। इसलिए इस अवसर पर हम सब के लिए आवश्यक है उस बड़ी मनोभूमि के साथ, उस बड़े भाव जगत के साथ इस पर्यटन की महत्व को हमको लेना चाहिए। और इस लेने के नाते जो इसका बड़ा फलक सामने आता है, वो नई अध्ययन की विधा के रूप में आता है। यहां मैं आप सबके संज्ञानार्थ ये बताना चाहता हूं कि नई विधाओं में काम करने के लिए जो पर्यटकीय क्षेत्र आया है, ये बहुत ही उर्वर है। दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग ने बहुत पहले डिप्लोमा कोर्स चलाया था। हमारे विभाग के साथ भी, प्राचीन इतिहास के साथ भी यह संबद्ध विषय रहा है। हम लोग भी जहां जहां भी जाते हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज अगर भारत में टूरिज्म का विकास हुआ है, उसका बड़ा आधार हिस्टोरिकल टूरिज्म है। आज यूनेस्को की संस्था, आज संयुक्त राष्ट्र संस्था यूनेस्को ने संपूर्ण भारत में जो विश्व धरोहर सूची बनाई है, उन सारी सूचियों को आप देखेंगे, आप वे सारी सूचियां संपूर्ण विश्व मानवता को आकर्षित करने वाली होती हैं, और उसमें भारत की बड़ी सूची है। चाहे वो शहीद बिस्मिल भगत का वो सारा स्मारक ही क्यों न हो, स्वाधीनता के संघर्ष में शहीदों ने जो काम किया है, जो जीवन दिया है, जिनकी स्मृति में शहीद बंधु सिंह या महाविद्यालय स्थापित हुआ है, ऐसी तमाम सारी स्वाधीनता आंदोलनों के हमारे जो शहीद हैं, इनकी सारी स्मृतियों को हम पुनः रिवाइव कर सकते हैं, उनको चिन्हित कर सकते हैं, उनके जन्म स्थान को, संघर्ष के स्थान को, उनके पूरी रणनीति की योजना को हम अनावृत कर सकते हैं। सारे घटनाक्रम का हम लेखन कर सकते हैं, हम जिलों का इतिहास लिख सकते हैं, हम स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास लिख सकते हैं। आने वाले जो पर्यटक हमारे होंगे, उनके लिए हैंडबुक होगा, गाइडबुक होगा, कई भाषाओं में हम उसको दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति ने हमको अवसर दिया है कि 2040 तक आते आते हम जो भाषाओं की बंदिश थी उससे मुक्त हो गए हैं, मुक्त अनुभव कर रहे हैं हम। जो भी हमारे पास भाषा है, उन भाषाओं में हम साहित्य का सृजन कर रहे हैं, जिससे कि सही तथ्य, सही प्रमाण, सही बातें, तथ्यपरक बातें, नामोलम लिखते किंचित की बातें वो हमारे सामने आवे। तो इस तरह से बहुत बड़ी पृष्ठभूमि लेकर के, लगभग 5000 10,000 वर्षों का इतिहास लेकर के हम जो गोरखपुर परिक्षेत्र का इतिहास हम देख रहे हैं, बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है इसका। प्रत्येक कालखंड इसका रेखांकित करने लायक है। और आप देखेंगे जब उस पूरे फलक को आप उठाएंगे तो काम आगे बढ़ेगा। देवरिया के मेरे मित्र, मेरे अग्रज
डॉक्टर दिवाकर प्रसाद तिवारी ने अपना शोध भी इसी विषय पर किया था। गोरखपुर परिक्षेत्र का प्राचीन इतिहास उनका पहला लिखा हुआ था 1200 ईस्वी तक का। बाद में 1200 के बाद पर भी उन्होंने काम किया था। कई लोगों ने इस पर काम किया है। यहाँ के जो मिट्टी खिलौने हैं दुनिया के बाजारों में बड़ा स्थान प्राप्त होते हैं। तमाम सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको देखने आते हैं। जो मृतिका उद्योग है, जो यहाँ का शीशे का प्राचीन उद्योग यहाँ पर था, जो हथकरघा है, हैंडलूम पावरलूम है यहाँ का, जो हस्तशिल्प यहाँ का है, ये बहुत बड़ा धरोहर है दुनिया का। भारत के लिए दुनिया के बाजार खुले हुए इस मामले। तो इन सारी चीजों को अगर हम पर्यटकीय स्थलों से हम जोड़ेंगे तो उसमें एक नयापन आएगा और आप देखेंगे कि उस सारी मनोभूमि के साथ आप एक किसी पुरातन को गोद ले लीजिए आप, तो आप पाएंगे कि अपना संस्थान कहीं न कहीं उसका संवर्धन कर रहा है। कहीं न कहीं वर्ष में वहां उत्सव मनाए जा रहे हैं, जयंतियां मनाई जा रही हैं, और इस तरह से करते करते एक जन समुदाय वहां एकत्र होगा, एक संकुल बनेगा वहां पर, और लोगों के आने जाने क्रम बनेगा। और हम शायद इस क्रम के नाते अपने वैदिक मनीषा के वह जो ज्ञान है, उनका जो स्वप्न है, उसको पूरा कर पाएंगे। जब उन्होंने कहा था कि संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रेवः समानेनो हविष्या जुहोमि। ये जो साहचर्य का जीवन है, साथ साथ चलने की जो प्रकृति हमारी है, साथ साथ मंत्रणा करने की जो हमारी शैली है, ये भारतीय ऋषियों की का स्वप्न रहा है। ये जो पर्यटन है का क्षेत्र है, टूरिज्म का क्षेत्र है, ये सबको साथ लाता है, सह यात्रा करने के लिए बाध्य करता है, हमको हमारे अतीत को देखने के लिए विवश करता है। वो सारी कंदराएं, वो सारे वृक्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसके नीचे बैठ करके ऋषियों ने वर्षों तपस्या किया था, जल में बैठ कर समाधि लिया था। नदियों के तट प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी कि आओ हमें देखो, मेरा उद्धार करो। निश्चित रूप से गोरखपुर परिक्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं पर्यटन की। तमाम सारे जो तीर्थ यात्रा के क्षेत्र हैं, परिभ्रमण के क्षेत्र हैं, जो निरंतर, चाहे वो मौसमी हो, चाहे वो सामयिक हो, चाहे वो वार्षिक हो, चाहे द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक, पंचवार्षिक हो, सबका अपना महत्व है। उन सबको महत्वांकित करने की आज आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर भगवान शालिग्राम को नमन करते हुए, क्योंकि तो इस पूरे क्षेत्र में वही हमारे महादेव हैं और उनकी जो आभा है वो आलोकित हो, और उसको आलोक से जो पर्यटकीय क्षेत्र है वो भी आभाषित हो, लोग दर्शन करने आवे, हम निमित्त बने उसके। शहीद बंधु सिंह महाविद्यालय, इसके आयोजक गण इसके सुपात्र बने, इसी कामना के साथ, उस आभार के साथ कि आज आपने हमें अवसर प्रदान किया कि अपने मित्रों के साथ कुछ संवाद करने का, कुछ मन की बातें जो हृदय में बैठी हुई थी, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन को लेकर के जो एक सद्विचार है, जो संभावनाओं का द्वार खोलता है, उस पुनः आने की आवश्यकता है। क्योंकि ऋषियों का क्षेत्र है, तपस्वियों का क्षेत्र है, शहीदों का क्षेत्र है, समाजसेवियों का क्षेत्र है, ज्ञानियों का क्षेत्र है, प्रज्ञा का क्षेत्र है। यह इसको कौन नमन नहीं करना चाहता है, सभी इसको देखना चाहते हैं। आप अवसर दें, आप अनावृत करें उस अतीत को, निश्चित रूप से यह आप सौभाग्यशाली होंगे। यह हमारा पूरा क्षेत्र निश्चित रूप से देश के तमाम सारे क्षेत्रों की तुलना में आगे बढ़ेगा। मेरी शुभकामना है, मेरा विश्वास है। जय भारत, जय हिंद, जय पूर्वांचल। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने सांस्कृतिक पर्यटन पर विस्तृत व्याख्या किया। बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो हम लोग आज तक नहीं जानते थे। कुछ छोटे छोटे बिंदु को आपने उद्धृत किया। आपने तथागत से लेकर के कुशीनगर से कपिल वस्तु तक, रोहिन अचरावती से तथागत को जोड़ते हुए कोलीय वंश की राजधानी रामगढ़ को विस्तृत विवेचना किया। आपने छोटे छोटे बिंदुओं को लहुरा देवा धान की 10वीं सेंचुरी पूर्व, 10वीं ईसा पूर्व आपने हम लोगों को जानकारी दी। आपने छोटे छोटे बिंदुओं को भीम सरोवर से लेकर के हनुमान प्रसाद पोद्दार के गीता वाटिका, गोरखनाथ जी का धुना, गोरख धुना से लेकर के बाकी काली माता, बुढ़िया माता, बरम बाबा का सारे छोटे छोटे बिंदुओं को आपने रखा। आपने सांस्कृतिक पर्यटन को विस्तृत आयाम दिया। इसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। आपने गन्ना को पर्यटन से जोड़ा। सवेरे के सत्र में प्रोफेसर जे सिंह ने गन्ना को पर्यटन से जोड़ा था। इस सत्र में आपने उसको और मिठास दे दिया। उन्होंने गन्ना को पर्यटन से इस क्षेत्र को जो पर्यटन गोरखपुर परिक्षेत्र को जो उन्होंने सीमा दिया, उन्होंने लखनऊ से पटना, काशी से नेपाल की परिक्षेत्र में 300 किलोमीटर की एरिया को उन्होंने गोरखपुर परिक्षेत्र माना और उन्होंने इस क्षेत्र के कनेक्टिविटी, इस क्षेत्र के छोटे छोटे बिंदुओं को उजागर किया। इस क्षेत्र की पर्यटन क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या खतरा है, इस सारे बिंदु पर उन्होंने उजागर किया। मैं उनका भी महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं गुरु प्रोफेसर विशंबर शर्मा जी का, जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर विस्तृत विवेचना किया, जिन्होंने विशेष संदर्भ में महाराजगंज के वन क्षेत्र में जो पर्यटन के विकास की क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, छोटे छोटे बिंदु को सारस पक्षी से लेकर के बाकी वन्य जीव तक आपने विस्तृत विवेचना किया। मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इस सत्र में पूरी तन्मयता से सुन रहे प्रोफेसर शिवाकांत सिंह जी का मैं हृदय से आभारी हूं कि आपने 2:30 बजे से जुड़कर अभी तक निरंतर आपने सुना। आपका भी मैं हृदय से आभारी हूं। मैं आभारी हूं प्रोफेसर जेपी शाही जी का, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। मैं आभारी हूं प्रोफेसर विनय कुमार सिंह जी, जो वरिष्ठ आचार्य हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में, जो आप लोगों ने सुन करके इस व्याख्यान को सुना। मैं आभारी हूं उन सभी सुधीजनों का जिन लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। मैं अपने अतिथियों का एक बार आभार करते हुए, कल का जो कार्यक्रम है सुबह 10:30 बजे से मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर राणा पीवी सिंह का उद्बोधन प्राप्त होगा। उसके पहले डॉक्टर सर्वेश कुमार का प्रस्ताव की, तत्पश्चात राणा पीवी सिंह के पश्चात प्रोफेसर शिवाकांत सिंह जी का उद्बोधन होना है। 2:30 बजे वाले सत्र में मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर पृथ्वी नाग जी। उसमें मुख्य वक्ता या विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी, राष्ट्रीय संगठन इतिहास संकलन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री इतिहास संकलन का उद्बोधन होना है। पुनः मैं अपने अतिथियों का, जो मेरे संक्षिप्त
आग्रह को स्वीकार कर अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए समय निकाला। मैं महाविद्यालय परिवार के तरफ से, मैं अपने इस समिति के तरफ से, आयोजन समिति के तरफ से मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार।